हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 GSEB बोर्ड से SST का चैप्टर नंबर 8 रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है जो लोगों के द्वारा बनाई गई हो, लोगों के लिए बनाई गई हो और लोगों से ही बनी हो, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। और पार्लियामेंट यानी हमारा संसद भवन। तो देखो इसको समझते हैं। Who gives the power to the government to take decisions and implement laws? तो किसने गवर्नमेंट को ये ताकत दी है, ये डिसीजन मेकिंग पावर दिया है जो हमारे लिए नए नए लॉज, नए नए रूल्स बनाते हैं? The answer to this question depends on what type of government is in that particular country. तो बच्चों किस तरह की गवर्नमेंट है किसी कंट्री में। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपकी सोसाइटी में आप सोसाइटी सेक्रेटरी बनाते हो, है ना। अब वो सोसाइटी सेक्रेटरी आप सब चुनते हो और उसके बाद सेक्रेटरी नए नए नियम बनाते हैं, भाई यहाँ पे पार्किंग मत करना, यहाँ पे गंदगी मत करना, तो ये सबको मानना पड़ता है। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट को भी हम ही चुनते हैं और हम ही हमारे लिए वो रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, लेकिन कब? इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी यानी लोगों के लिए। सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड इज एक्सरसाइज्ड डायरेक्टली बाय देम और बाय देयर इलेक्टेड एजेंट्स। तो हम लोग जिनको इलेक्ट करते हैं, जिनको वोट देते हैं, वो लोग फिर क्या करते हैं? पावर में आते हैं, हमारे एजेंडा को उठाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर डिसीजंस होते हैं और फिर नए रूल्स बनते हैं। दे इलेक्ट देयर लीडर्स बाय कास्टिंग अ वोट। तो 18 साल के बाद हर इंसान, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है और उसको अधिकार होता है, कोई जेंडर बायस नहीं होता कि लड़का या लड़की, अमीर या गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़, सभी को वोटिंग करने का अधिकार होता है। द इलेक्टेड लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट। और जिन्हें हम जिताते हैं वही आगे जाके गवर्नमेंट में जुड़ते हैं और हमें रिप्रेजेंट करते हैं। In a democracy, the government has to give clarifications and provide reasons for the decisions undertaken. तो गवर्नमेंट में कोई भी डिसीजन अगर वो लोग लेते हैं तो उसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया। द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। तो मोनार्की स्टूडेंट जहाँ पे राजाशाही चलती है, किसी एक का राज चलता है और बाकी सबको मानना पड़ता है। तो जैसे चाइना एक मोनार्की सिस्टम वहाँ पे चलता है। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू टेक डिसीजंस एंड रन एडमिनिस्ट्रेशंस इज इन द हैंड्स ऑफ द किंग और क्वीन। किंग डिस्कसेस द मैटर्स with his group of advisors, but the power to take the final decision lies with the king or queen only. तो ये जो सिस्टम होता है, इससे क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होता है, पब्लिक को दबाया जाता है। The most important characteristic of democracy is that the sole power, या कह लो सोल पावर यानी पूरा का पूरा पावर या पावर टू रूल इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई एक के ऊपर, एक के हाथ में सारा पावर नहीं है। देखो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में भी बहुत सारे अलग अलग नेता होते हैं, अपोजिशन भी होता है। अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा नहीं कर रही है तो अपोजिशन भी उसके ऊपर नज़र रखेगा, हम मतलब कॉमन पीपल भी बोलेगा। तो इन शॉर्ट डेमोक्रेसी में ज़्यादा दबाने का जो पावर होता है, सप्रेस करने का जो पावर होता है पब्लिक को, वो नहीं कर पाते हैं कोई भी ग्रुप या कोई भी पीपल। Every citizen is a member in the decision making process. People themselves are the creator of their destiny. तो हर कोई खुद, मतलब लोग अपने डेस्टिनी का क्रिएटर लोग खुद होते हैं। द वर्ड फॉर डेमोक्रेसी इन गुजराती इज लोकशाही, जहाँ पे लोगों का राज चलता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है कि लोगों के लिए ये है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए ये गवर्नमेंट बनाई जाती है। डेमोक्रेसी इज रन बाय पीपल एज द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल रन द एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है लोग चलाते हैं, ऐसा कहा जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अब देखो थिंग्स टू नो में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये बहुत ही बढ़िया माइंड मैप है। देखो मोनार्की और डेमोक्रेसी, दो तरह की गवर्नमेंट होती है। मोनार्की में तो ख़त्म, दी एंड राजा या रानी का राज चलेगा। डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट अलग होती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अलग होती है। पार्लियामेंट्री में भी दो तरह का होता है, फेडरल स्टेट और यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट, कोरिलेटेड पॉलिटिकल सिस्टम और यूनिटरी गवर्नमेंट। अब देखो इन चीज़ों को हम डीप में समझेंगे।
तो यहाँ पे देखो, योर स्कूल मस्ट हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शंस फॉर स्कूल पंचायत। तो स्टूडेंट्स आपके स्कूल में भी, क्योंकि स्कूल टीचर्स जो होते हैं उन्हें पढ़ा लिखा और जिम्मेदार माना जाता है, तो इलेक्शन ड्यूटीज़ उन्हें दे दी जाती है, लोग अपना वोट देने स्कूल्स में जाते हैं। सिमिलरली योर क्लास मॉनिटर ऑल्सो मस्ट हैव बीन इलेक्टेड। तो आपको पता है कि आपके क्लास में मॉनिटर को जब भी चुनना होता है तब सबसे पूछा जाता है कि भाई क्लास में अच्छा बच्चा कौन है, डिसिप्लिन्ड कौन है, कौन पूरी क्लास को कंट्रोल कर सकता है। तो चुनाव के बाद ही मॉनिटर बनाया जाता है। एट टाइम्स इट हैपन्स दैट द मॉनिटर इज नॉट इलेक्टेड बट सिलेक्टेड डायरेक्टली। तो अगर किसी को मॉनिटर डायरेक्टली सिलेक्ट कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, सब लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं कि भाई ये तो गलत व्यक्ति को चुन लिया है, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो इस तरह की दिक्कत आती है। As a result, others who wanted to be the monitor feel discontented and express their disapproval। और वो फिर टीचर को जाके बोलते हैं कि टीचर ये जो है आप इसे चेंज कीजिए, ये बंदा सही नहीं है। अब देखो, would you prefer direct selection? Justify your answer। तो क्या आप मानते हो डायरेक्ट सिलेक्शन में? मानते हो या नहीं मानते हो, जो भी आप कहना चाहते हो उसको अपने आंसर को जस्टिफाई करो, मतलब लिखो, अपनी भावनाओं को प्रूव करो। अब एक्टिविटी है ऑर्गेनाइज इलेक्शन फॉर स्कूल पंचायत, मेक वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो भाई आप क्या करो, अपने स्कूल में एक इलेक्शन कमेटी बना लो और इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवा लो। हु वन द स्कूल पंचायत इलेक्शन, कौन जीत रहा है, एक लिस्ट बनाओ, वोट्स देखो किसको ज़्यादा मिले हैं कैंडिडेट्स के हिसाब से। कैंडिडेट्स का मतलब होता है जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। what would you do to be the elected president of the school? How would you select the prefects of various committees to help in the administration of the school? तो आप कैसे अलग अलग जो प्रीफैक्ट बच्चे होते हैं किसको आप सेलेक्ट करोगे कमिटी के अंदर, किसको चुनोगे, क्यों चुनोगे, तो हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको डिटेल देना पड़ेगा। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ टू बी असाइन टू द प्रीफैक्ट्स। और आपने किसको ड्यूटी दी है, कौन सी ड्यूटी दी है, उसका भी लिस्ट बनाना पड़ेगा। What is the criteria to be considered while electing candidates? Write any 3। और किस बेसिस पे आप कैंडिडेट को इलेक्ट करोगे, वो 3 क्राइटेरिया भी लिखो। Like it is done in the school panchayat, representatives are elected in a democratic government too. The leader of the party that wins the majority of seats becomes the prime minister and he selects members from the group of elected representatives to form the council of ministers। तो स्टूडेंट्स, जो पार्टी पूरे देश में ज़्यादातर स्टेट्स में जीतती है उसी पार्टी का एक मेंबर प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसे सिलेक्ट किया जाता है और फिर वो अपने काउंसिल मिनिस्टर्स को चुनते हैं। दीज मिनिस्टर्स आर असाइंड वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ड्यूटी। तो जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, रोड मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, तो हर एक ड्यूटी दे दी जाती है अलग अलग मिनिस्टर्स को। हाउ इज़ द पार्लियामेंट फॉर्म्ड? तो पार्लियामेंट कैसे बनी, तो पार्लियामेंट को समझते हैं। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो इंडिया ने अडॉप्ट की है, यानी दूसरे जो देश हैं जिनमें ये चलता था सिस्टम, उन लोगों से ये सिस्टम उठाया, वहीं से कॉपी किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ी जो अगर हम किसी संस्था को कह दें तो वो है पार्लियामेंट। The Parliament of India consists of the President and the 2 houses, लोक सभा एंड राज्य सभा। तो पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, देखो यहाँ पर दिख रहा है लोकसभा एंड राज्यसभा। द लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस, लोगों की सभा, एंड द राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस। तो लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 26 सीट्स गुजरात की हैं। राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 11 सीट्स जो हैं वो गुजरात की हैं। द इंडियन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड post independence is the symbol of trust of the people of India. The main features of decision making in a democracy are people's consent and their participation. In our system of governance, the parliament enjoys complete power since it comprises the elected representatives of the nation. तो बच्चों, हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट का मतलब बाद में, आज़ादी के बाद में बनी है। तो इससे पता चलता है कि इसमें कोई ब्रिटिशर्स का कोई लेना देना नहीं था, पूरे ट्रस्ट के साथ में ही लोगों ने ये बनाई है और पार्लियामेंट को कंप्लीट फ्रीडम मिलती है, पूरे पावर्स मिलते हैं क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हमने इलेक्ट किया है वही उसमें बने और फिर वो क्या करते हैं, देश की भलाई के लिए काम करते हैं।
अब देखो पार्लियामेंट फंक्शंस आर स्टेटेड बिलो। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो पिक्चर में आपको पार्लियामेंट कैसी होती है, कैसे सभी लोग जैसे हम क्लासरूम में बैठते हैं ना वैसे सभी वहाँ पर बैठते हैं बेंचेस पे। यहाँ पे मेन जो स्पीकर होते हैं ये पार्लियामेंट है हमारे देश की। तो इसके फंक्शन समझते हैं। टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू इट। तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देना, ये सब पार्लियामेंट का काम होता है। टू मेक लॉज एंड मेक अमेंडमेंट्स इन दैम। तो नए नए जो चेंजेस होते हैं, नए नए लॉज बनाना या जो भी है, ये सारा काम पार्लियामेंट का होता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी देखिए दे रखी है, मेक अ लिस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट बाय कलेक्टिंग न्यूज़ रिलेटेड टू पार्लियामेंट। तो आप क्या करो, पार्लियामेंट के बारे में जो जो आपके पास न्यूज़ वगैरह है उसको इकट्ठी करो और फिर बाद में आप पता लगाओ कि पार्लियामेंट का क्या क्या काम होता है। हाउ इज़ लोकसभा फॉर्म। तो लोकसभा कैसे बनी है, हाउस ऑफ द पीपल, लोगों के लिए जो बनी है। द इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा है, आर कंडक्टेड इन द सेम वे। दोनों में सेम ही प्रोसेस होती है। लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 इलेक्टेड मेंबर इन द पार्लियामेंट। तो 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जहाँ से भी इलेक्शन लड़े जाते हैं वहाँ से एक मेंबर सिलेक्ट होकर आता है। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट फॉर द सीट इन पार्लियामेंट आर यूजुअली एक्टिव इन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। द इलेक्टेड कैंडिडेट्स इज नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ऑल दीज इलेक्टेड मेंबर्स कलेक्टिवली फॉर्म द लोकसभा। अब देखो फिर से थिंक करने के लिए कहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आपका जो एरिया है वहाँ से किसको आपने चुनकर भेजा है वोट देकर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो स्टूडेंट्स तुम किस कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी तुम्हारे यहाँ पे कौन से एरिया में तुम्हारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, तो ये भी आपको जानना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर समझते हैं, हाउ इज़ द रूलिंग पार्टी फॉर्म्ड। तो ये रूलिंग पार्टी कैसे फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, ये जो रूल करती है रूलिंग पार्टी, इसको समझते हैं। After the elections of Lok Sabha, party-wise list of all the members of the parliament is formed. From this list, it becomes clear how many members from which political parties are there. If any party wants to form the government, then there should be a majority of elected members from that party. After the elections, the leader of that party or a coalition of the parties which has a clear majority in the parliament is appointed as the prime minister in the Lok Sabha. The prime minister of India is the head of the ruling party. तो जहाँ पे भी जो भी पार्टी के मैक्सिमम मेंबर्स जीतते हैं वो लोकसभा में जाते हैं और उनकी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनता है। कोलिएशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर 2-4 पार्टी मिलकर साथ मिलकर गठबंधन करके समझौता करके आगे जाना चाहती हैं तो वैसी पार्टी में से भी एक को चुन के आगे भेजा जा सकता है, लेकिन शर्त एक ही होती है कि मेजॉरिटी में होना चाहिए, उनके मेंबर्स मेजॉरिटी में होने चाहिए। The Prime Minister selects ministers from the members of his party. In this way, the Council of Ministers is formed. The ministers with Prime Minister take all the decisions. These ministers take care of responsibilities of the work related to their respective ministries such as health, education, finance, etc. Each minister is responsible for any question related to his ministry to the members of parliament. तो फिर आगे जाके प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनते हैं। हर एक को एक एक ड्यूटी दे दी जाती है, एक एक डिपार्टमेंट की, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस। फिर वो पर्सन जिम्मेदार होता है उसकी फील्ड के लिए। अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो फिर उससे पकड़ा जाता है। अब देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द सेशन ऑफ लोकसभा। कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। क्या आपने कभी टीवी में लोकसभा राज्यसभा का कोई भी टेलीकास्ट देखा है, तो उसमें से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस देखे हैं कि भाई कौन होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, कौन स्टार्ट करते हैं सेशन को, कौन है, कौन सा पर्सन जो होता है वो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं सेशन को, वाई, किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। व्हाट इज़ द फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे कैसी कैसी फैसिलिटीज़ दी जाती है अगर उसे कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आई। सपोज़ कीजिए कोई साउथ इंडिया का है, कोई बंगाल से है,
कोई गुजरात से, अलग अलग जगह से, तो वो कैसे समझेंगे भाषा को. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर एरिया, तो आप उनसे क्या उम्मीदें रखते हो. अब देखो हाउ इज राज्यसभा फॉर्म्ड, अपर हाउस की बात है. The elected members of the legislative assembly of each state elect members from Rajya Sabha. There are 250 members in the Rajya Sabha. Out of them, 238 are elected. The remaining 12 members are nominated by the President of India. तो 250 members में से 238 का तो चुनाव होता है, इलेक्शन होते हैं. जो 12 members होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और वो भी कैसे इंसान होते हैं जिनका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स किए होते हैं, उन्होंने कुछ काम किया होता है इंडिया के लिए. द राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस, ये परमानेंट हाउस है. लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं होता है. इट नेवर गेट्स डिजॉल्व, ये कभी भी पूरी तरह से इसमें से सारे मेंबर्स को हटाया नहीं जाएगा. 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर्स एवरी 2 years आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 6 years टर्म. तो 6 साल के बाद यहाँ इलेक्शन होता है और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं. द न्यू मेंबर्स आर इंडक्टेड, और नए मेंबर्स आ जाते हैं. The Rajya Sabha represents the state of our country. The Rajya Sabha also can propose a bill. राज्य सभा में भी बिल यानी कोई भी नया रूल, कोई भी नया लॉ आ सकता है. It is important to have the consent of Rajya Sabha before passing any bill. तो कोई भी बिल पास करने के लिए पहले राज्य सभा की मंजूरी लेनी पड़ती है. The House of Parliament reviews the bill passed by the लोक सभा, और ये जो राज्य सभा है ये लोकसभा में जो बिल पास हो चुका होता है उसको पूरी तरह से स्टडी करता है. Thus the role of राज्य सभा is very important. इसीलिए राज्य सभा का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. The person who presides ओवर द सेशंस ऑफ राज्यसभा इज़ नोन एज द चेयरमैन. और जो राज्यसभा में जो पर्सन होते हैं जो वहाँ पे बैठते हैं, स्पीकर जिसे हम कहते हैं, वो चेयरमैन कहलाए जाते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. और चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सोचने के लिए दिए गई हैं कि कौन से 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा के फंक्शन बताओ, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर बताओ, राज्यसभा क्यों डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि भाई हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी गई है जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ी है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आपको एक पिक्चर दिख रही है, क्वेश्चन आवर सेशन इन द पार्लियामेंट. कैसे वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन आवर सेशंस होते हैं, कैसे बातचीत होती है. तो देखो यहाँ पे व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द डे द टाइम फॉर द क्वेश्चन आवर इज डिसाइडेड अपॉन. तो ये डिसाइड किया जाता है कि कितने आवर पूरा सेशन चलेगा. ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चंस टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भाई गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्या होगा अगर यहाँ पे बाढ़ आ रही है या यहाँ पे कोई बीमारी आ रही है तो क्या नई नई सुविधाएं हैं, ये सब बात की जाती है. दिस इज हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव. Through the medium of questioning, members draw the attention of the government towards its loopholes. तो गवर्नमेंट के कोई भी लूप होल्स है यानी वहाँ पे ढंग से काम नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये मेंबर्स क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं. In this way, the government comes to know about the views and opinions of the people through their representatives. और किस जगह पर क्या कमी चल रही है ये एक दूसरे को पता चलता है. It is an important responsibility of the members to question the government. The opposition party plays a major role. अगर opposition नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है किसी को नहीं पता चलेगा. In the effective administration of a democracy, it highlights the loopholes. Loopholes का मतलब होता है जो भी कमियां, जो भी खामियां होती हैं गवर्नमेंट की in the policies and the programs of the government. The person who presides over the sessions in Lok Sabha is known as the speaker. तो हमने देखा राज्यसभा में जो होते हैं पर्सन जो पूरी पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं वो होते हैं चेयरमैन और वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और लोकसभा में होते हैं स्पीकर. प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंट्रीगल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस के मेंबर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. A bill that is passed by both the houses can become a law. अगर दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को पास कर देते हैं तो वो एक कानून बन जाएगा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद. He has the power to decide about the meetings of the parliament and announces the completion of the sessions too.
तो प्रेसिडेंट ही मीटिंग्स बुलाते हैं, प्रेसिडेंट ही सेशन शुरू कर सकते हैं और ख़त्म भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से हमारे देश के पार्लियामेंट के बारे में समझ में आ गया होगा।